हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि है फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर ने कितना मेन रोल प्ले करा है आफ्टर और बिफोर इंडिपेंडेंस। उसकी फीचर्स हम पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे और जो पॉलिसीज़ वगैरह आई थी वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमिक में एग्रीकल्चर ने कितना सिग्निफिकेंस रोल प्ले करा वो हम इसमें जानेंगे। अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ वेजेस गुड, जो एग्रीकल्चर था, मोस्ट ऑफ द पीपल एग्रीकल्चर में एंगेज थे। मतलब जो इंडियन पॉपुलेशन थी 75% वो क्या थी, एग्रीकल्चर में एंगेज थी। और फिर अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो एग्रीकल्चर था जब एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगी, एम्प्लॉयमेंट होने लगी। मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इंगेज्ड होने लगे और जिससे कि जो बेरोजगारी थी वो भी कम होने लगी। और अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, जो कि एग्रीकल्चर ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा। जो रॉ मटेरियल थे वो हम क्या करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब फॉरेन ट्रेड हम करने लगे। और जो नियरली 17.4% कंट्रीब्यूट टू जीडीपी, जो एग्रीकल्चर था वो हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। और जीडीपी भी हमारी कंट्री की बढ़ रही थी और इससे क्या हो रही थी, हमारी कंट्री का ग्रोथ अच्छा हो रहा था। और फिर आता है सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, जो हमारे एग्रीकल्चर में जितने भी ट्रांसपोर्ट मतलब जो इंडस्ट्री थी वो भी काफ़ी सपोर्ट करा एग्रीकल्चर के उस पर, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। और हैवी मशीन्स वगैरह आ गई इंडस्ट्री में, जो कि फिर आता है सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड। उस टाइम पे क्या लोग डिमांड करने लगे किसकी, इंडस्ट्रियल गुड्स की, मतलब कि जैसे कि इंडस्ट्रियल गुड्स वो होते हैं जैसे कि मशीन्स वगैरह, और ताकि हमारे जो एग्रीकल्चर था वो क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। सस्टेन कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक ट्रेड, जो हमारा क्या था, डोमेस्टिक ट्रेड मतलब इंटरनेशनल ट्रेड क्या था, मतलब बढ़ता जा रहा था। फिर अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ नेशनल वेल्थ इन टर्म ऑफ लैंड एंड रिलेटेड एसेट्स, जो उस टाइम पे फिर क्या होने लगा, धीरे धीरे क्या हमारी वेल्थ मतलब हमारे लैंड रिलेटेड एसेट्स, जैसे लैंड रिफॉर्म्स और जो भी थे रिलेटेड, और जैसे जो भी एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल सकता था वो सारी चीज़ें क्या होने लगी, मतलब बहुत आने लगी। और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लैंड को अच्छा करने के लिए काफ़ी सारी मशीनें मंगवाई गई। तो इस और फिर आ जाता है फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स क्या थे, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब यहाँ पे 1949 से पहले की बात हो रही है। तो यहाँ पे फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, पहला था लो प्रोडक्टिविटी। जो पहले के टाइम पे लो प्रोडक्टिविटी थी, क्योंकि हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं थी और इतने ज़्यादा टूल्स नहीं थे और मशीनरीज वगैरह नहीं थी, ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी। तो इसी वजह से क्या होती थी, जो प्रोडक्टिविटी क्या थी वो लो थी। फिर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, वो क्या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जिसमें जैसे कि जो एक फैमिली होती है उसमें जो एक फैमिली होती है फार्मर की, और जिसमें खेत में 4 लोगों की नीड होती है, पर उसमें जो 4 लोगों की नीड होती है वो खेतों में काम कर रहे होते हैं, पर उसकी जगह जो घर के लोग खाली बैठे होते हैं वो भी आके उनका हाथ बटाने लगते हैं। पर नीड तो 4 की होती है, पर जब उससे ज़्यादा हो जाए, जैसे कि 2 लोग एक्स्ट्रा आ गए, तो वो एक्स्ट्रा में मतलब माने जाएंगे, वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी।
फिर डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, जो पहले के लोग थे इतनी ज़्यादा मतलब रेन के ऊपर डिपेंडेंस रहते थे, क्योंकि उस टाइम पे ना ट्यूबवेल वगैरह होते थे इतने ज़्यादा, और तो वो रेन पे ही डिपेंडेंट रहते थे ज़्यादा से ज़्यादा, और जिससे कि जो किसान थे वो कभी कभार फार्मिंग वगैरह जो होती थी वो ख़राब वगैरह भी हो जाती थी, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता था, और वो मॉडर्न टेक्निक से अवेयर भी नहीं थे, तो इसी वजह से रेनफॉल भी एक मेजर प्रॉब्लम थी इंडियन एग्रीकल्चर में। फिर सब्सटेंसेस फार्मिंग, सब्सटेंस फार्मिंग वो होती है जिसे हम कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं करते, जो फार्मर होते हैं वो सिर्फ अपने खाने के लिए ही खेती करते हैं, जितने में वो खा सकें, मतलब अपने घर का गुजारा कर सकें। और फिर आता है लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स मतलब जैसे पहले प्रिमिटिव टूल्स वगैरह होते थे, यही सब यूज़ करते थे, जिससे कि जो मतलब जो सिंचाई वगैरह करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता था, क्योंकि उस टाइम पे जो खेत वगैरह पहले ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते थे, तो खेत मतलब प्रिमिटिव टूल्स वगैरह यूज़ करते थे, जो भी घर की टूल्स वगैरह होते थे, तो इसी वजह से एग्रीकल्चर हमारा और बैकवर्ड होता जा रहा था। स्मॉल होल्डिंग मतलब छोटी छोटी किसानों को ज़मीन बांट दी जाती थी, मतलब बहुत दूर दूर, और वहाँ पे वो लोग खेती करते थे, और मतलब बहुत छोटी छोटी सी, मतलब एक बड़ा सा है, मतलब वो नहीं होता था प्लॉट जिसमें वो अपनी खेती उगा सकें और वो कमर्शियल यूज़ के लिए भी बेच सकें, तो इसी वजह से स्मॉल होल्डिंग थी, जिससे और हमारा एग्रीकल्चर क्या होता जा रहा था, बैकवर्ड होता जा रहा था। लैंडलॉर्ड टीनेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। अब लैंडलॉर्ड टीनेंट कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि जिसमें जो ज़मींदार थे वो भी एक्सप्लॉइट कर रहे थे फार्मर को, क्योंकि वो हैवी चार्ज करते थे, अपने पूरे दिन उन्हें काम पर रखते थे, और क्या करते थे, बस सिर्फ उतना ही दे देते थे जितना उनका घर चलता था खाने को, और कभी कभार तो वो भी नहीं देते थे जब अगर फसल वगैरह ख़राब हो जाती थी तो ये भी एक मेजर कारण था जिससे हमारा एग्रीकल्चर क्या था, बैकवर्ड था। और बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, जैसे कि अब हमें पता ही है जो HIV सीड्स वगैरह और मॉडर्न आउटपुट्स वगैरह क्या थे, बैकवर्ड थे, क्योंकि उस टाइम पे प्रिमिटिव टूल्स वगैरह यूज़ करते थे, और ट्यूबवेल्स वगैरह ये सब कुछ नहीं होता था, तो इसी वजह से क्या था, और हमारी एग्रीकल्चर और भी ज़्यादा बैकवर्ड था। अब आ जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडिया एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम थी देखते हैं। लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, जैसे कि इसमें लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन में ये था कि जो परमानेंट मतलब इरिगेशन सिंचाई हमेशा नहीं होती थी, क्योंकि लैंड को भी तो कल्टीवेट होने में टाइम वगैरह लगता है, तो इसी वजह से मतलब वो बैकवर्ड था, इरिगेशन भी बैकवर्ड थी, क्योंकि हमारे जो किसान वगैरह थे वो किसी भी पॉलिसीज़ वगैरह इन सब से क्या थे, अनअवेयर थे, तो इसी वजह से। और डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, जो पैसे था वो पैसे भी हमारे इसमें मेजर रोल प्ले करता है, जैसे कि हमें फाइनेंस की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती थी, क्योंकि किसान अगर ज़मींदारों से उधार भी लेते थे तो वो उन पे हैवी चार्ज करते थे, तो इसी वजह से। और गवर्नमेंट भी इतना ज़्यादा उन्हें शेयर्स वगैरह नहीं देती थी उस टाइम पे, तो फाइनेंस की सबसे मेजर प्रॉब्लम थी, जिसके वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, बैकवर्ड होता जा रहा था, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है। और कन्वेंशनल आउटलुक टूवर्ड फार्मिंग, कन्वेंशनल आउटलुक मतलब होता है कि बस उन्होंने एक सोच बना रखी थी कि हमें सिर्फ हमारे जो इंडियन फार्मर्स थे कि जो जितनी भी फार्मिंग होगी वो हम क्या करेंगे, अपने घर मतलब घर के लिए ही करेंगे, जितनी भी खेती है घर के लिए, मतलब जितने में हम सिर्फ अपना परिवार चला सकें, बस उनका माइंड सेट था कि बस फार्मिंग करनी है और अपनी फैमिली के लिए करनी है, वही छोटे छोटे होल्डिंग्स में, और बस अपने घर वालों को खिला सकें, इतनी फार्मिंग करनी है, उनका माइंड सेट था मतलब उस टाइम पे। और वो ये भी नहीं सोचते थे कि उनको ये भी नहीं पता था उस टाइम फार्मर्स वगैरह को कि हम अपनी फसल बेच भी सकते हैं, मतलब
बेच बोला हाँ, बेच भी सकते हैं ये। फिर उनको बाद में पता चला कि अब देखेंगे कैसे पता चला। स्मॉल्स एंड स्कैटर्ड होल्डिंग, स्मॉल मतलब छोटी छोटी, स्कैटर्ड मतलब दूर दूर फैली हुई। स्मॉल्स एंड स्कैटर्ड होल्डिंग, जो किसान थे उनके पास छोटी छोटी ज़मीन थी, उसमें ही वो सब कुछ उगा लेते थे। स्कैटर्ड मतलब होता है कि दूर दूर बिखरी हुई मतलब चीज़ें, मतलब जैसे कि ज़मीन वगैरह जो किसानों को थी वो छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में दे रखी थी और दूर दूर ऐसे। तो उसमें वो सिर्फ इतनी ही कल्टीवेशन करते थे जितने में क्या हो सके, उनकी फैमिली मतलब फैमिली उनकी फैमिली का मतलब गुजारा चल सके। फिर आ जाता है एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशन। अब इसमें एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुई, जैसे कि अब हमने पहले भी देखा है कि जो ब्रिटिशर्स थे और जो ज़मींदार थे उस टाइम के, वो कैसे मतलब फार्मर को एक्सप्लॉइट वगैरह करते थे। और मतलब चार्ज मतलब उन एक्सप्लॉइट इस वजह से क्योंकि उन्होंने बस माइंड सेट कर दिया था उनका कि कन्वेंशनल आउटलुक को, मतलब बस पिछड़ी मतलब खेती करते थे इसी। और जो ज़मींदार थे वो हैवी चार्ज करते थे उनसे फार्मरों से। और फिर आ जाता है लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। और जो मार्केट सिस्टम था, जो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ भी मतलब मतलब जो मार्केट सिस्टम था पहले के टाइम पे इतना मतलब नहीं था कि ज़मीन मतलब जो किसान होते थे उनको पता ही नहीं था कि वो अपनी फसल मतलब कॉमर्शियल चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मतलब बेच भी सकते हैं। और मार्केट भी नहीं थी, गवर्नमेंट वगैरह सब अनअवेयर थे। गवर्नमेंट ने कोई स्कीम वगैरह कुछ नहीं दे रखी थी, तो इसी वजह से क्या था, मार्केट सिस्टम क्या था हमारा बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था वो इस। अब आ जाता है एग्रेरियन रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। मतलब जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, मतलब रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार, जो एग्रीकल्चर में कैसे इंडिया में क्या है सुधार कैसे है। आप देखते हैं टेक्निकल रिफॉर्म पढ़ेंगे इसमें हम पहले, फिर पढ़ेंगे लैंड रिफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, फिर हम पढ़ेंगे जनरल रिफॉर्म्स होते क्या हैं। फर्स्ट आ जाता है टेक्निकल रिफॉर्म्स इंक्लूड। अब देखते हैं हम टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। पहला आ जाता है हमारा यूज़ ऑफ HYV सीड्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या होता है, जो हम मेनली फोकस करते हैं मॉडर्न आउटपुट्स, जिसे हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से सुधार। मतलब जैसे हम HIV सीड्स का यूज़ करने लगे, फिर ये सुधार आया हमारे एग्रीकल्चर में। फिर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, HIV सीड्स के बाद फिर हम मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने लगे महंगे महंगे। फिर जो काम हम हाथों से करते थे और जो पशु वगैरह जो जैसे कि गाय वगैरह काम करती थी, उनको रिप्लेस किसने किया, मशीन मीन्स ऑफ कल्टीवेशन हो गया, जिससे कि हमारा काम और आसान बन गया। मतलब बहुत सारी हमने मशीनें खरीद ली। फिर आ गया साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस। अब फिर साइंटिफिक मतलब कि जैसे कि अब टीवी पे प्रोग्राम वगैरह चलने लगे, जो मतलब अच्छे फार्मर थे, जो मैनेजमेंट थे, वो क्या जो किसान थे उन्हें क्या अवेयर करने लगे कि हम कमर्शियल फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये और फिर यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड फॉर क्रॉप्स प्रोटेक्शन। फिर हम जो पहले हमारी जो क्या बोलते हैं फसल ख़राब हो जाती थी, उनको भी हमने मतलब कंट्रोल करना सीख लिया कि कैसे हम अपने जो फसल वगैरह होती हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड क्रॉप्स का क्या करने लगे, प्रोटेक्शन करने लगे। फिर आ जाता है लैंड रिफॉर्म्स इंक्लूड। अब लैंड रिफॉर्म्स मतलब होता है कि जो ज़मीन है उसका सुधार कैसे करा है इंडिया ने। अब देख इसमें क्या क्या इंक्लूड है, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटर्स। मतलब कि इसमें ये है कि जो ज़मींदार थे वो क्या हो गए, हट गए, उनको मतलब कि उनको हटा दिया गया। ठीक है, जो भी मतलब पहले फार्मर्स थे ना, जो ज़मींदारों के लिए काम करते थे, वो सब क्या होने लगा, हटने लगा। फिर कॉन्सोलेशंस ऑफ होल्डिंग का होने मतलब फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग होने मतलब जो फार्मर्स थे वो कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ मतलब ध्यान देने लगे। और कॉन्सोलेशन मतलब हम जो सेविंग्स थी वो क्या होने लगी,
जो से हाँ और फिर इसके वजह से हम जानने लगे कि जो से हम सेविंग्स भी कर सकते हैं, कंजप्शन के लिए तो हम यूज़ कर ही रहे थे क्रॉप्स, अब हमें पता चल गया कि हम कोऑपरेटिव फार्मिंग भी कर सकते हैं। फिर रेगुलेशन ऑफ रेंट, जितना भी रेंट होता था वो सब मतलब हटा दिया गया। ऑफ रेंट मतलब कि रेगुलेशन ऑफ रेंट ठीक कर दिया गया। फिर सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग मतलब कि उन्हें जितने भी फार्मर्स थे उन्हें क्या दिया गया, मतलब एक स्पेसिफिक ज़मीन दे दी गई, मतलब कि मतलब सबको मतलब इक्वालिटी आ जाती है इसमें सीलिंग में, जिसमें कि हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करा था। फार्मर्स थे जितने, उनको सबको क्या थी, प्लॉट दे दिया गया था वहाँ पे जहाँ पे ये फार्मिंग अच्छे से कर सकें। अब आता है जनरल रिफॉर्म्स इंक्लूड। अब जनरल रिफॉर्म्स में हम देखते हैं क्या क्या इंक्लूड था। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, जो कि प्राइस सपोर्ट पॉलिसी थी, इसमें हम जो प्राइस था वो फिक्स था, और जो किसान थे वो मतलब उन पे ज़्यादा बर्डन ना बने, तो इसीलिए गवर्नमेंट अवेयर हुई तो उन्होंने प्राइस सपोर्ट पॉलिसी बनाई। फिर प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट, अब जो किसान थे उन्हें क्रेडिट भी मिलने लगा। और फिर एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन की फैसिलिटी को और मतलब सिंचाई को और बढ़ाया गया। फिर रेगुलेटिंग मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केट्स सोसाइटीज़, जो मार्केट का सिस्टम था वो भी कोऑपरेटिव मार्केट बनाई गई, और जो मार्केट का सिस्टम था वो वेल अरेंज्ड कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने, मतलब बहुत अच्छे से सुधार कर दिया। अब देखते हैं हमने क्या क्या अचीवमेंट्स पाई अपने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में। सपोर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जो हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी थी वो क्या हुई, धीरे धीरे बढ़ने लगी। सब्सटेंशियल रेज इन एक्रेज और क्रॉस एरियल अंडर कल्टीवेशन, जो हमारी सब्सटेंसेस फार्मिंग थी वो क्या हो गई, और ज़्यादा एक्सपेंड हो गई, मतलब वो सब्सटेंसेस नहीं रही, अब कमर्शियल उसमें आ गई, और जो कि हमारी जीडीपी में क्या कर रही थी, अब जीडीपी बढ़ाने में हमारी हेल्प कर रही थी। शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंसेस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, जो हम पहले सब्सटेंसेस फार्मिंग करते थे अब हम क्या करने लगे, उसकी जगह कमर्शियल फार्मिंग भी करने लगे। जो हमारे फार्मर्स थे उनको न्यू आउटलुक मिला, न्यू टेक्नोलॉजी मिली, तो उससे क्या हुआ, जो सब्सटेंसेस फार्मिंग थी तो वो तो उससे हट के जो हमारे फार्मर्स थे उन्होंने क्या शुरू कर दिया, कमर्शियल फार्मिंग कर दिया, कमर्शियल फार्मिंग। फिर आता है चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, जो फार्मर्स का आउटलुक था वो क्या हुआ, चेंज हुआ। अब उनकी जो मेंटेलिटी थी पहले से अब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। वो पहले सब्सटेंसेस फार्मिंग करते थे, वो पहले अपने घर के पेट भरने का सोचते थे, पर अब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी ध्यान देने लगे कि हम कितना एक्सपोर्ट करें ताकि हमारा इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपोर्ट करें, ताकि हम एक्सपोर्ट करें ताकि हमारा बिज़नेस कैसे बढ़े। और जो सबसे मेन फोकस था, हम इंडिया में पहले जो क्रॉप्स थी किसको बढ़ावा दिया जाए, वो थे वीट और राइस थे, जिसमें हमारे जो क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने ये सब सोचा कि जो हमारे फार्मिंग सब्सटेंसेस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग की जाए। अब आता है सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी, जो हमारा इंडिया था वो क्या था, सेल्फ सफिशिएंट बन गया था, किसमें, फूड ग्रेन में। मतलब अब हम किसी से लेते नहीं थे, अब हम मतलब दूसरी कंट्री को दे रहे थे, तो इसमें हमारी जो कंट्री थी वो क्या कर रही थी, डेवलपमेंट की ओर जा रही थी। अब आ जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एग्रीकल्चर। अब देखते हैं इसमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसने क्या सिग्निफिकेंस रोल प्ले करा हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में। अ सब्सटेंशियल रेज क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जो सब्सटेंशियल क्रॉप से क्या करा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे बढ़ने लगी, हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन कब से कब तक का फेजेस होते हैं, 2 फेजेस हैं इसमें, एक मिड 16 टू मिड 70 और फिर एक था मिड 70 टू मिड 80।
अब देखते हैं हम जो क्या कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन था वो क्या था। और जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था उसने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रोल प्ले करा किसमें, हमारी मतलब जीडीपी में। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी जो पहले हमारी जो इंडिया था वो क्या था, एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस वर रिप्लेस बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसमें जो क्या था, जो पहले ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते थे हमारे फार्मर्स खेती के लिए, अब क्या करने उसको रिप्लेस किसने कर दिया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने कर दिया, जब से क्या आया ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन एम था टू रेज प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी।